हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, आज हम जिस अध्याय को पढ़ेंगे वो अध्याय है दार्जिलिंग की यात्रा। आप सब ने दार्जिलिंग का नाम तो सुना ही होगा। तो हमारी जो ये भारत भूमि है ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। यहाँ पर अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे कि देश के हर क्षेत्र से लोग यहाँ यह प्राकृतिक सुंदरता देखने आते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होती है। तो जो ये हमारा पाठ है ये भी एक सुंदर दृश्यों से भरे हुए शहर दार्जिलिंग के बारे में है, जिसमें जो लेखक हैं उन्होंने अपनी दार्जिलिंग यात्रा के द्वारा पूरी दार्जिलिंग के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में किया है। तो इस पाठ पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तो सबसे पहले हम लेते हैं सटना। सटना क्या होता है? दो वस्तुओं का चिपकना। दो वस्तुओं का चिपकना, आपस में सटना यानी दो वस्तुओं का बहुत पास में चिपक जाना। बागानों का मतलब होता है बाग। औसत का मतलब होता है लगभग। लगभग। फिर है भोर यानी प्रातः काल का समय। प्रातः काल का समय जिस समय सूर्य पूरी तरह से नहीं उगता है लेकिन उगने वाली स्थिति में होता है। बिल्कुल प्रातः काल का वो समय जब सूर्य उगने के लिए तैयार है, यानी चारों तरफ जब लालिमा छाई हुई रहती है तो उसको अभोर कहते हैं। अभिनय करना यानी नाटक। लुप्त हो जाना, समाप्त। लुप्त का मतलब समाप्त हो जाना। फिर है सारथी। सारथी कहते हैं रथ चलाने वाले को। रथ चलाने वाले को। पर्वतारोहण, पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले। जो पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं वो पर्वतारोही या पर्वतारोहण कहलाते हैं। पर्वतों पर चढ़ाई करना। फिर है हमारा अगला सार्वजनिक। सार्वजनिक का अर्थ है सबके लिए। सबके लिए। फिर है अनुरोध यानी विनती करना। विनती भी बोल सकते हैं, प्रार्थना भी बोल सकते हैं, दोनों ही शब्द सही है। अब यहाँ मैंने कुछ जो ऊंचाई है दार्जिलिंग की उसको मैंने यहाँ नोट कर लिया है ताकि आपको आसानी रहेगी जानने में कि जो दार्जिलिंग है उसकी जो ऊंचाई है वो औसतन 2176 मीटर है। हमारे जो धरातल से भूमि से उसकी ऊंचाई 2176 मीटर पर है। और वहीं पर जो दार्जिलिंग की फेमस एक पहाड़ी है टाइगर पहाड़ी जिसको कहते हैं, उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 2270 मीटर है। इसके बाद जो पहली गाड़ी है जो दार्जिलिंग के लिए चलाई गई थी वो चलाई गई थी 1879 में। और कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है जिसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहा जाता है उसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। तो ये मैंने कुछ जो है हाइट्स यहाँ पर लिख के रखी है ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। तो अब हम चर्चा करते हैं हमारे अध्याय पर। बच्चों, इसमें जो लेखक हैं वो जब दार्जिलिंग गए थे तो वहाँ की यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है। तो वो कह रहे हैं कि जब जून का महीना होता है, मई जून का जो महीना होता है वो गर्मियों का सबसे तेज गर्मी पड़ने वाला महीना माना जाता है। तो गर्मी के दिनों में ही लोग ठंडे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। तो हमारे गर्मियों के देश में ज़्यादातर जो भाग हैं, मैदानी भाग जो हैं वो तेज गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रहे होते हैं। उस समय भी हमारे देश में कुछ पहाड़ी नगर ऐसे हैं जहाँ पर इतना अच्छा मौसम सुहाना होता है कि वहाँ पर दिन में भी स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ती है। आप बिना स्वेटर के वहाँ पर नहीं रह सकते, जबकि वो महीना वही है, मई और जून का ही महीना है, लेकिन सिर्फ धरातल और ऊंचाई का फर्क पड़ जाता है। तो कहा जाता है कि ऐसा ही एक प्रसिद्ध पहाड़ी नगर है दार्जिलिंग, जिसकी आज हम यात्रा पर चल रहे हैं। यानी लेखक के अनुसार, लेखक के साथ साथ हम भी दार्जिलिंग की यात्रा पर चलते हैं। तो दार्जिलिंग जाने के लिए जो न्यू जलपाईगुड़ी एक स्टेशन है
वहाँ से छोटी लाइन जो है वो सिलीगुड़ी होकर दार्जिलिंग के लिए जाती है। और यह जो गाड़ी होती है, जो ये गाड़ी बहुत छोटी, जिसको हम बच्चा गाड़ी भी कह सकते हैं, यानी यह जो गाड़ी है ये बहुत छोटी होती है। और सिलीगुड़ी से जो ये गाड़ी दार्जिलिंग के लिए रवाना होती है, वहाँ से दार्जिलिंग की दूरी, यानी अगर हम देखें तो हम इसको नोट कर सकते हैं कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की दूरी है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर, यानी जो सिलीगुड़ी से जब हम ट्रेन से रवाना होते हैं तो 100 किलोमीटर इसकी दूरी है। यहाँ पहुँचने में 11 से 12 घंटे लग जाते हैं। 11 से 12 घंटे का जो समय है वो इसमें लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि ये जो छोटी जो बच्चा गाड़ी है ये भाप के इंजन से चलती है और छोटी लाइन में चलती है और पहाड़ों पर घूम घूम कर जाती है, तो इसलिए ये 11 से 12 घंटे का समय वहाँ तक लेती है। अब जब हम इस ट्रेन में बैठ जाते हैं, उसके बाद इस पहाड़ी पर जैसे जैसे ट्रेन चलती है तो उसमें रंगटंग है, कुर्सियोंग है और सोनादे आदि जो स्टेशन है वो बीच में स्टेशन पड़ते हैं। ये जो गाड़ी है ये बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती है और इतनी धीमी रफ्तार से चलती है कि जो पहाड़ी बच्चे हैं वो इसमें आराम से चढ़कर उतरते रहते हैं, चढ़ते हैं उतर जाते हैं। इतनी धीमी गति से ये ट्रेन चलती है। और इसी गाड़ी में भाप के इंजन के पास सामने ही एक जो है वो बैठा रहता है, ड्राइवर बैठा रहता है और ड्राइवर के साथ एक व्यक्ति और होता है जो कि जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ाई पर चढ़ती जाती है वैसे वैसे वो उस पर बालू गिराता हुआ जाता है, जिससे कि गाड़ी फिसल ना जाए। और इसमें ये गाड़ी को बच्चा गाड़ी इसलिए भी कहते हैं, एक तो इसकी गति धीमी होती है और दूसरा ये कि इसमें चढ़ते समय जब गाड़ी चढ़ती है सिलीगुड़ी से तब इसमें केवल 3 डब्बे लगाए जाते हैं और हर डिब्बे में केवल 14 या 15 यात्री ही बैठ पाते हैं। क्योंकि चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता है इसलिए ज़्यादा लोड जो है इंजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि इंजन भी जो है वो भाप से चलने वाला इंजन होता है। तो 3 डब्बे गाड़ी के चढ़ते समय होते हैं और जब गाड़ी उतरती है तो वो ढलान होती है, इसलिए उसमें 3 की जगह डब्बे 4 कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से उस ट्रेन में बैठकर जैसे जैसे लोग पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वहाँ का जो आसपास का जो माहौल है, जो वहाँ के जो चारों तरफ हम देखते हैं तो वो हमें चारों तरफ क्या दिखाई देते हैं? चाय के बागान ही बागान। क्योंकि आपको खुद को बच्चों पता होगा कि जो हमारी दार्जिलिंग की चाय है वो विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पर बहुत सारी वैरायटियाँ जो होती हैं वो चाय की पाई जाती हैं, बहुत सारी वैरायटियाँ बनाई जाती हैं। वहाँ पर हर पौधे को सीढ़ी नुमा पर्वत की ढलान पर लगाया जाता है और उनको ज़्यादा पौधों को बड़ा नहीं होने दिया जाता। 100 मीटर की ऊंचाई तक ही वो पौधे बढ़ पाते हैं और उनकी पत्तियों को हर 10 से 12 दिन के बीच में तोड़ लिया जाता है। और उनकी पत्तियों का जो तोड़ने का काम है वो जो है वो कौन करती हैं? महिलाएं। तो ये जो हमारी बच्चा गाड़ी है, जब ये बहुत खतरनाक ढलान से या शहरों के बीच से भी यह गाड़ी गुजरती है और कई बार तो ऐसा लगता है कि जिस शहर में जिस जगह से ये गाड़ी गुजरती है वो शहर जो है, वो जो घर है वो गाड़ी से एकदम सटे हुए होते हैं, यानी एकदम चिपके हुए कि इधर जैसे दीवार है और उससे बिल्कुल चिपक कर ये गाड़ी शहर के बीचों बीच से होती हुई निकलती है। तो वो देखकर बड़ा ही आनंद आता है कि कहीं गाड़ी किसी दीवार से टकरा ना जाए, इसलिए जो गाड़ी है वो शहर के बीचों बीच बाजारों के बीच से होती हुई ये ऊपर चढ़ती है। और इसकी एक खासियत बात और है कि जब गाड़ी गोल गोल घुमाई पर चढ़ती है तो कहते हैं बच्चों कि कभी ये अंग्रेजी का यू बनाती है, कभी ये गाड़ी डब्ल्यू बनाती है और कभी ये क्यू के आकार में भी घूम जाती है। यानी ये जो अंग्रेजी के 3 अल्फ़ाबेट्स हैं यू, डब्ल्यू और क्यू, तो इस तरह से वो जो गाड़ी है जब वो पर्वतों के ऊपर चढ़ती है ऊंचाई पर तो वो कभी यू बनाती है, कभी डब्ल्यू बनाती है और कभी
क्यों इस तरह से वो गाड़ी जो है लूप बनाते हुए ऊपर चढ़ती है। अब आप कहेंगे बच्चों की लूप किसे कहते हैं, तो लूप का मतलब होता है जब पहाड़ी पर सीधी सीधी तो ट्रेन जाएगी नहीं, अगर कोई पहाड़ है बीच में तो उस पहाड़ को ऐसे गोलाई से ही वो ऊपर पहुंचेगी। तो गोलाई में यानी वृत्त के आकार में, यानी अगर आप जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे ये पहाड़ बना हुआ है, ट्रेन यहाँ से जा रही है तो पहले इसके पीछे जाएगी, पीछे की साइड से निकल के फिर इधर घूमेगी, फिर इधर घूमेगी, फिर इधर घूमेगी, फिर ऐसे ऐसे करके ये ऊपर पहुंचती है। तो ये लूप इसको कहते हैं हम, कि पहाड़ी पर एक वृत्त के आकार में यानी गोल गोल चक्कर लगा रही है वो पहाड़ के, तो उसको कहते हैं वृत्त का आकार देना। तो जब जो ट्रेन है बच्चा गाड़ी हमारी, वो जब किसी पर्वत पर पहाड़ी पर गोल गोल घूमते हुए ऊपर चढ़ती है तो उसे लूप कहते हैं। तो इस तरीके से जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि वो सुबह 9 बजे सिलीगुड़ी से उस बच्चा गाड़ी में बैठे और रात को लगभग 11 घंटे के बाद 8 बजे वो दार्जिलिंग पर पहुंचे। यानी उन्हें पूरा 11 घंटे का समय लगा, लेकिन इस समय का भी उन्हें पता नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है उसका आनंद लेते हुए वो जाते हैं। फिर सिलीगुड़ी के जब उन्होंने देखा कि दोनों तरफ पेड़ों और चाय के बागान पाए गए, तो दागापुर से जब चाय के बागानों का मतलब एक स्टेशन, एक जगह पड़ती है पहाड़ी इलाका जिसको दागापुर बोलते हैं, वहाँ से जो चाय के बागानों का घना सिलसिला आरंभ होता है। वहाँ तो टोटली सारे ही चाय के बागान हैं। तो जो घना इलाका जिसको सिर्फ बोलते हैं कि वहाँ और कोई पेड़ ही नहीं है सिर्फ चाय के अलावा, तो वो जो एरिया है, वो जो क्षेत्र है वो शुरू होता है दागापुर से। और इनकी जो बागानों की सुंदरता है वो देखकर हम खुशी से फूले नहीं समाये। चाय के बागान के क्षेत्र की प्रमुख फसल यह है, इस जो चाय की जो खेती है वो दार्जिलिंग की प्रमुख फसलों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो 100 से भी ज़्यादा तरह की चाय बनाती हैं। यानी हर पहाड़ी ढलान पर जो चाय की खेती लगी हुई है उसकी जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को तोड़कर उसकी क्वालिटी को डिवाइड कर दिया जाता है। यानी जो पीक पर जो हमारी चाय लगती है वो चाय हम भारतीयों को तो मिल ही नहीं पाती, वो सारी चाय तो बाहर विदेश में एक्सपोर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो चाय है, जो मेन जो चाय की जो लीव्स होती है, जो पेड़ के सबसे ऊपरी छोर पर लगती है, वो चाय बहुत महंगी दामों पर विदेशों में बेची जाती है। और हम भारतीयों को जो चाय पीने को मिलती है वो चाय तो ये समझिए कि उस पौधे का तीसरा या चौथा स्तर होता है जो चाय हम लोग भारतीय पीते हैं। क्योंकि भारत में मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा महंगी चाय की पत्ती आएगी तो वो नहीं पी पाते हैं। तो हमने ये देखा कि जो चाय के पौधे होते हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, उनको बढ़ने ही नहीं दिया जाता। 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पर ही उनकी पत्तियों को तोड़ लिया जाता है, और तोड़ने में भी ज़्यादा दिनों का गैप नहीं रहता, केवल 8 या 10 दिन का गैप रहता है। तो इस तरीके से चाय की कच्ची पत्तियों से लेकर देखा कि हमने चाय की बनाने की वैरायटी, यानी जब तक वो पेय पदार्थ के रूप में बनती है वहाँ तक जितनी भी एक्टिविटी होती है बीच में, कि पहले पत्तियों को तोड़ना, फिर पत्तियों को सुखाना, फिर उसको बीज निकालना, फिर उसके बीज बनाना, उसकी सफाई करना, फिर उसको पत्ती के दानों के रूप में उसको बनाना, तो जितना भी बीच में क्रम आता है उन सारे क्रमों को उन्होंने वहाँ कहाँ पर देखा? दार्जिलिंग में उन्होंने उन स्तरों को देखा। फिर बच्चों जो लेखक हैं वो कहते हैं कि कुर्सियोंग एक स्टेशन है, कुर्सियोंग, जहाँ पर जब ट्रेन पहुँचती है तो वहाँ से बहुत ही ठंडक महसूस होने लगती है। और धीरे धीरे जब हम घूम के आसपास पहुँचने लगते हैं, घूम जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा स्टेशन है जिसकी ऊंचाई 2250 मीटर है। घूम जो एक स्टेशन है वो कहते हैं विश्व का सबसे ऊंचाई वाला स्टेशन है जिसकी ऊंचाई 2250 मीटर है, और इससे लगभग 210 मीटर नीचाई पर दार्जिलिंग स्टेशन है, जहां पर गाड़ी जाकर खड़ी हो जाती है। और दार्जिलिंग के बाद बच्चों रेलवे लाइन भी नहीं है, रेलवे लाइन सिर्फ दार्जिलिंग स्टेशन तक है, उसके बाद रेलवे लाइन नहीं है। तो जो लोग घूम जो सबसे ऊंचा स्टेशन है, अगर उसको देखना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर के जो वहाँ का जो सूर्योदय का नज़ारा है जिसको कि कंचनजंगा, और वहाँ पर टाइगर हिल से जो लोग
सूर्योदय का नज़ारा देखने जाते हैं तो उनको दार्जिलिंग उतरकर वहाँ से या तो पैदल जाना होता है या फिर वो खुली जो जीप होती है उन जीप के माध्यम से उस टाइगर हिल पर पहुँचते हैं और सुबह के सूर्योदय का दर्शन करते हैं। तो जो हमारा दार्जिलिंग शहर है उसकी जो औसतन ऊंचाई है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2176 मीटर की ऊंचाई पर दार्जिलिंग स्थित है और इसके उत्तर में सिक्किम और पश्चिम में कौन सा देश है, नेपाल, और जो भूटान है वो भी यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो दार्जिलिंग की जो टाइगर पहाड़ी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य का जो उदय होता है सुबह का वो देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। तो जो ये लेखक हैं जब वो उस पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सब लोग तो जीप से जा रहे थे सूर्योदय देखने, लेकिन हमने सोचा कि जीप नहीं, हम पैदल ही जाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पर पैदल जाने का निर्णय किया और पैदल जाते जाते जब वो सुबह 4 बजे उस पहाड़ी पर पहुँचे तो 4 बजे उन्होंने देखा कि 250 से 300 लोग जो है जो घूमते घामते उस सूर्योदय को देखने वहाँ पहुँचे थे वो वहाँ पहले से ही एकत्रित थे। तो उन्होंने क्या देखा कि 4 बजने के कुछ देर बाद ही आकाश में एक गुलाबीपन छा गया, यानी गुलाबी रंग की आभा जो थी वो चारों तरफ फैल गई। फिर इस समय जो समय था वो था जब लेखक वहाँ गए थे वो था जून का महीना और उसका पहला सप्ताह, यानी पहले वीक में जून में जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही सूरज उगने वाला था उससे कुछ क्षण पहले आकाश में एक गुलाबी आभा चारों तरफ फैल गई। उसके बाद सब लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि एक धुंधले अस्पष्ट, मतलब पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन धुंधलेपन में एक व्यक्ति की आकृति उन्हें आकाश में दिखाई देती है जो कि अपने रथ के घोड़ों को ऐसे खींचते हुए दिखाई देता है, यानी जैसे कोई रथ चलाने वाला हो और घोड़ों की रस्सी जो घोड़े के गले में या मुंह में जो बंधी रहती है उसको खींचने का काम जैसे कोई करता है, ऐसे ही एक व्यक्ति उस घोड़े के रस्से को खींचता हुआ दिखाई देता है और एक क्षण बाद ही तुरंत आपको वो मुस्कुराता हुआ सूरज का जो लाल जो चेहरा है, गोल चेहरा, वो आपको उगता हुआ दिखाई देता है और वो परछाई जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वो आकृति दिखाई देती है उस व्यक्ति की और घोड़ों को खींचते हुए, तो सबका मानना है कि वो सूर्य का जो सारथी है, मतलब सूर्य का जो रथ खींचने वाला जो सारथी है, जो रथ चलाने का काम करता है, वो जो छाया दिखाई देती है वो उस सारथी की है जो कि सूर्य भगवान का रथ चलाता है। तो जब वो सूर्य भगवान को लेकर वहाँ से निकलता है, सूर्य देवता को लेकर, तो कुछ देर के लिए उसकी वो जो रथ खींचने की आकृति है वो आकाश में दिखाई देती है और जैसे ही सूर्य उगता है वो आकृति दिखना बंद हो जाती है। तो जैसे ही वो आकृति लुप्त हो जाती है और सूरज का हंसता हुआ गोला आसमान में ऊपर झांकने लगता है, उस वक्त जो कैमरे वाले हैं वो सब सावधान हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ का तो मानना है कि वो सूर्य का सारथी है, रथ चलाने वाला व्यक्ति है, और कुछ कहते हैं कि जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जो आसपास जो पर्वत शिखर हैं, उनकी छाया ऐसी पड़ती है उस गुलाबी वातावरण में कि उन पहाड़ियों की वो आकृति ही हमें किसी व्यक्ति की आकृति के समान दिखती है। लेकिन ये तो सब अनुमान ही है, कोई भी इसके लिए सच नहीं बोल सकता। तो कहते हैं कि कंचनजंगा की जो चोटियां हैं, जब उन पे सूरज की पहली किरण पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकने लगता है, एकदम पीला हो जाता है। और वही कंचनजंगा दोपहर के समय में जब सूरज ऊपर होता है, बिल्कुल आसमान में मध्य में होता है, तब वही कंचनजंगा जो सुबह पीला स्वर्ण की भांति चमक रहा होता है, वो दोपहर में दूध की भांति सफ़ेद दिखने लगता है। तो ये बदलता हुआ प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो वहाँ पर गए हुए पर्यटकों का दिल मोह लेता है और जो व्यक्ति है वो अपनी सारी थकान भूल जाता है और अपने आप तक को भूल जाता है, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना वो खो जाता है। तो इस तरीके से जो वो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि दार्जिलिंग में एक बहुत बड़ा हिमालय पर्वतारोहण शिक्षण संस्थान भी बनाया गया है, जो कि जिसकी स्थापना तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी के एवरेस्ट शिखर यात्रा पर चढ़ने के सम्मान में की गई थी, क्योंकि उन्होंने 29 मई 1953 को
29 मई 1953 को दोपहर में 11:30 बजे संसार की सबसे ऊंची चोटी, देखिए अब यहाँ पर्वत शिखर दिया हुआ है, कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन सबसे ऊंची अगर पर्वत चोटी पूछा जाए तो पर्वत चोटी है एवरेस्ट। तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले जो 2 यात्री थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, जब वो वहां पर पहुंचे थे उनके सम्मान में ही दार्जिलिंग में एक पर्वतारोहण शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, जिसमें एक संग्रहालय भी बनाया गया है। और उस संग्रहालय में तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी जब वो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़े थे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने साथ में लेकर गए थे, वो कैसे उन्होंने कपड़े पहने थे, क्या क्या उन्होंने यंत्र अपने साथ ले गए थे, कैसे उन्होंने वो चढ़ाई पूरी की थी, और चढ़ाई पूरी करने के बाद एवरेस्ट की चोटी से जो वो 2-3 पत्थर भी अपने साथ लेकर आए थे, वो पत्थर भी उस संग्रहालय में रखे गए हैं। और पर्वतारोहण संबंधी जानकारी जो भी है वो चित्रों के माध्यम से उस पूरे संग्रहालय में दी गई है। और उसी के पास एक सिनेमा घर है जिसमें लगभग 50 यात्री बैठकर वो सिनेमा देख सकते हैं, और उस सिनेमा घर में पर्वतारोहण से संबंधित अंग्रेजी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। यहाँ पर एक लाल कोठी नाम की एक खूबसूरत और मशहूर बंगला भी है जिसमें अक्सर फिल्मों की शूटिंग की जाती है। कहा जाता है कि दार्जिलिंग में नगर पालिका की स्थापना भी 1879 यानी 79 में अंग्रेजों ने की थी। और यहाँ के जो और भी जो दर्शनीय स्थल हैं उनमें राजभवन है, गोलघर है, वर्धमान पैलेस, सूर्य मंदिर है, जापानी मंदिर है, रेस कोर्स है, वनस्पति उद्यान है, सरवरी पार्क है, नायडू स्मृति है और चिड़ियाघर आदि, ये सारे जो हैं वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। और यहाँ की जो स्पेशल बात है बेटा वो ये है कि दार्जिलिंग में जो है वहाँ के मकान जो हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, और यहाँ की जो छतें होती हैं वो तिरछी और ढलवा होती हैं। मकान की जो छतें हैं वो तिरछी और ढलवा होती हैं, इस तरीके से होती हैं, ताकि अगर बर्फ़ भी उन पर गिरे तो उसका पानी बनकर वो इस तरह से नीचे पिघलकर गिरता रहे। तो तिरछी होती हैं और प्लस ढलवा होती हैं, इस तरह से उनकी छतें होती हैं, और मकान जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं। वहाँ पर पानी की कमी है, लोग जो है वो बहते हुए झरनों से ही पानी इकट्ठा करते हैं। तो वहाँ पर जो सार्वजनिक नल है, जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ पानी की जो सप्लाई है वो नलों द्वारा होती है, तो वहाँ पर सार्वजनिक नल जो है वो बहुत कम दिखाई देते हैं। पानी इतना ठंडा होता है कि 1 गिलास से ज़्यादा कोई व्यक्ति उस पानी को पी नहीं सकता। और वहाँ पर प्रत्येक घर में झबरा जाति के जो बहुत बाल वाले, जिनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, वो बाल वाले कुत्ते पाले जाते हैं जो कि झबरा जाति के होते हैं। और वहाँ के जो निवासी हैं वो गर्मी के कारण ऊपर से नीचे आना पसंद नहीं करते, और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो दुकानदार हैं, वो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोग ही हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब हम घूम पहुँचे थे, घूम यानी सबसे ऊंचा स्टेशन जो है, वहाँ जब लेखक पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर एक निवासी है, बलिया निवासी, बलिया एक जगह का नाम है, कि बलिया का जो निवासी था उसने सिर्फ इतना सा, उन्होंने लेखक ने बताया कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं। इतना बताने के साथ ही उसने उनको जलपान भी कराया। जलपान का मतलब भोजन भी खिलाया और पानी भी पिलाया, और उसने कुछ भी पैसे उसका चार्ज जो होता है, जो पैसे होते हैं, वो उसने नहीं लिया। बहुत अनुरोध किया लेखक ने, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए, और उन्होंने उसका कारण बताया कि पता नहीं, अब हम बार बार कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप रोज़ रोज़ तो यहाँ आओगे नहीं, और आप हमारे कहाँ से आए हो, हमारे स्थान से आए हो जहाँ के वो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के वो लोग हैं। तो इसलिए उन्होंने उनको सम्मान देते हुए उनको भोजन भी कराया, जलपान कराया, और उसका कोई पैसा भी नहीं लिया। इस प्रकार जो है लेखक हैं, उन्होंने अपनी दार्जिलिंग की यात्रा पूरी की और फिर वो वापस आ गए। तो देखा बच्चों आपने, हमने यहीं घर पे बैठे बैठे ही दार्जिलिंग की यात्रा पूरी कर ली। अब अगर आपसे कोई दार्जिलिंग के बारे में पूछेगा तो आप दार्जिलिंग के बारे में काफ़ी कुछ घर बैठे भी बता सकते हो, और अगर मौका लगे तो दार्जिलिंग की यात्रा करने अवश्य जाइएगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली कक्षा में हल करेंगे हम हमारे इसी अभ्यास की अभ्यासमाला। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।